प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि संपूर्ण विश्व में कोरोना संकट अपना जो है विस्तृत दायरा फैला चुका है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। साथ ही हमारा जो प्रदेश राजस्थान, उसमें भी कोरोना का जाल फैल चुका है। अलवर का आपको पता है कि अलवर सबसे ज़्यादा संवेदनशील क्षेत्र है, जहां पर राजस्थान के सबसे ज़्यादा मरीज जो हैं कोरोना के वो मिल रहे हैं। ऐसे में जब विपरीत हालात हैं और सभी जो है शिक्षण संस्थाएं अभी बंद हैं, जिनको चालू नहीं किया गया है कोरोना की जो है महामारी को देखते हुए, सभी स्कूलों और महाविद्यालयों में बच्चों को पढ़ाने या उनकी पढ़ाई की व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए जो है सरकार के द्वारा इस ऑनलाइन शिक्षा को महत्व दिया जा रहा है। उसी कड़ी में आप लोगों के लिए भी ज़रूरी है कि हम इस बीमारी से अपने आप को बचाए रखें, क्योंकि ऐसे किसी भी सार्वजनिक स्थान पर हम जाते हैं तो वहाँ पर इस बीमारी कहीं ना कहीं हमसे गले लग जाती है और लगने के बाद में जो है इससे छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल है। इसका कोई इलाज नहीं है, केवल सावधानी एकमात्र बचाव है। ऐसे में सरकार भी चाहती है कि बच्चों का आवागमन जो है वो शून्य रहे, अर्थात वो कहीं आए जाए नहीं, घर पे रहकर ही शिक्षा प्राप्त करें। ऐसे में ही हम लोगों ने जो है आप लोगों के लिए कुछ प्रयास किया है कि वीडियो के माध्यम से आपको इस विषय के बारे में हम बताएं और विषय से संबंधित जो सामग्री है वो आपको वीडियो या नोट्स के माध्यम से ऑनलाइन ही उपलब्ध कराई जाए, जिससे छात्रों को पढ़ने के लिए इधर उधर भटकने की आवश्यकता ना पड़े। तो आप लोग भी जो है आपको वीडियो के माध्यम से नोट्स जो प्राप्त होंगे उनके द्वारा अपनी जो है पढ़ाई को सुचारू रखें। कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आप लोगों को इनको विशेष ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जितना लग रहा है कि इस महामारी से हमको जल्द छुटकारा मिलने वाला नहीं है, इसलिए यही एक ऐसा माध्यम बचता है जिसके द्वारा हम अपनी पढ़ाई को जो है चालू रख सकते हैं। बीए द्वितीय वर्ष जो है उसके जो है अध्ययन के बारे में यदि हम देखें तो आप लोग बच्चों पाओगे कि उसमें हमारे 2 पेपर चलेंगे। बीए सेकेंड ईयर में फिलॉसफी में जो है 2 पेपर होंगे, जिसमें प्रथम पत्र जो होगा, पहला पेपर, वो लॉजिक का होगा। लॉजिक अर्थात तर्कशास्त्र का, जिसमें तर्क संबंधी अवधारणाएं हैं, विवेचनाएं हैं। तर्क क्या है ना, तर्क का जीवन में किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, वो सारी बातें होंगी। ठीक है। दूसरा जो पेपर है जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा वो है नीति शास्त्र। ठीक है। सेकेंड पेपर हमारा एथिक्स है, और इस एथिक्स में जो है हम नीति से संबंधित नैतिक जो बातें हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, ऐसी जो नैतिकता संबंधी बातें हैं उन्हीं को हमें इसमें अध्ययन करना है। इसका भी विभाजन 2 भागों में है, भारतीय नीति शास्त्र और पाश्चात्य नीति शास्त्र। ठीक है। इसमें जो हमारा बुक चलेगी, जो पेपर है उसमें नीति शास्त्र में, उस बुक का नाम है नीति शास्त्र के मूल सिद्धांत। ठीक है। और इसके जो राइटर हैं वो है डॉक्टर वेद प्रकाश वर्मा। केवल यही पुस्तक आपको खरीदनी है, नीति शास्त्र के मूल सिद्धांत, और राइटर होंगे इसके लेखक डॉक्टर वेद प्रकाश वर्मा। केवल एकमात्र यही पुस्तक आपको अध्ययन करनी है। इसके अलावा आपको कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। हम जो आपको बताएंगे आपके सिलेबस के अनुसार इस पुस्तक में जो कुछ भी है उन्हीं पर हम जो है प्रकाश डालेंगे। तो इस पुस्तक को यदि हम देखें तो इसके राइटर जो हैं डॉक्टर वेद प्रकाश वर्मा बड़े ही महान व्यक्तित्व के धनी, और जो हैं अपने जन्म से अंधे, और जो दिल्ली विश्वविद्यालय में आप फिलॉसफी के प्रोफेसर रिटायर्ड जो हैं उस वहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट, और दिल्ली विश्वविद्यालय के ऐसे महान प्रोफेसर जिन जो है जन्म से अंधे हैं, लेकिन यदि हम पढ़ें तो आपको लगेगा कि ये जो है जो सही लोग हैं उनसे भी अधिक महान जो है ज्ञानी हैं। और इनकी पुस्तक को आप देखेंगे तो इतनी सहज और सरल भाषा में नीति शास्त्र को समझाया गया है कि आपको अन्य किसी साधन, अन्य किसी स्रोत की आवश्यकता नहीं है। केवल यही एक पुस्तक अपने आप में पर्याप्त सिद्ध होती है। ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे कि नीति शास्त्र में हमें किन किन अध्यायों के बारे में, किन किन टॉपिक्स के बारे में, या हमें किन चीज़ों का अध्ययन करना है, सिलेबस क्या है इसका नीति शास्त्र का। तो पहला हम देखेंगे, तो इसमें शुरुआत हम करेंगे नीति शास्त्र का स्वरूप और क्षेत्र। ठीक है। इस स्वरूप और क्षेत्र में आ जाता है आपका नीति शास्त्र की परिभाषा क्या है,
नैतिक शब्दों के अर्थ क्या है, सद्गुण क्या है, मूल्य क्या है। नीति शास्त्र की दो विधाएं हैं, आदर्श मूलक नीति शास्त्र और दूसरी अधिनीति शास्त्र। फिर इसके क्षेत्र के बारे में, फिर क्या नीति शास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान है और नीति शास्त्र का अन्य विज्ञानों से संबंध। ये जो है पहला चैप्टर है हमारा नीति शास्त्र का स्वरूप और क्षेत्र। दूसरा इसमें चैप्टर आएगा हमारा यूनानी नैतिक दर्शन। जैसे कि आप लोगों को विदित है कि पाश्चात्य दर्शन की हम शुरुआत करते हैं तो यूनानी दर्शन से शुरुआत करते हैं, और नैतिकता की बात करें तो नैतिकता में भी जो है ग्रीक या यूनान जो है सबसे आगे रहा है। और इस यूनानी नैतिक दर्शन में हम लोगों को मुख्यतः चर्चा करनी है सुकरात की, है ना। सुकरात पूर्व युग में सोफिस्ट थे, ठीक है, और सुकरात आते हैं, फिर सेरेनिक्स और सिनिक्स आते हैं, उसके पश्चात प्लेटो आते हैं, सुकरात के शिष्य प्लेटो, और प्लेटो के बाद में आते हैं अरस्तु, ठीक है ना। तो यूनानी नैतिक दर्शन में इन्हीं को हमें देखना है। प्लेटो का प्रत्ययों का सिद्धांत जो है प्रसिद्ध, आप लोगों ने बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ चुका है, ठीक है। और सुकरात का जो है ज्ञान का सिद्धांत, ठीक है। सुकरात कहते हैं कि सद्गुण ही ज्ञान है और ज्ञान ही सद्गुण है, ज्ञान से ऊपर वो किसी चीज को नहीं मानते। अरस्तु में आएंगे तो अरस्तु जो है सद्गुणों की एकता की बात करते हैं, मध्यम मार्ग लेकर के आते हैं, और फिर आदर्श नैतिक जीवन के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। इन्हीं के बाद में, अरस्तु के बाद में आते हैं एपिक्यूरियनवाद और स्टोइकवाद और संप्रदाय, उनकी चर्चा करेंगे। तीसरा अध्याय आता है हमारा स्वार्थवाद और सुखवाद, कि स्वार्थवाद जो है कि व्यक्ति अपने हित के बारे में जब सोचता है तो स्वार्थवाद की उत्पत्ति होती है। सुखवाद क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति सुख की प्राप्ति चाहता है, तो ये स्वार्थवाद और सुखवाद का अध्याय। उसके बाद में आएगा उपयोगितावाद, कि जो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख और हित के लिए उपयोगी है वही उपयोगितावाद। उपयोगितावाद को फिर डिवाइड करते हैं कर्म संबंधी उपयोगितावाद, नियम संबंधी उपयोगितावाद और आदर्शमूलक उपयोगितावाद। इसके तीन प्रमुख समर्थक दार्शनिक हैं उपयोगितावाद के, जर्मी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल और हेनरी सिजविक। तीन इसमें विचारक हमको पढ़ने उपयोगितावाद के अंदर। उसके बाद में आता है विकासात्मक नैतिक सिद्धांत। इस विकासात्मक नैतिक सिद्धांत में हमें हर्बर्ट स्पेंसर को देखना है। हर्बर्ट स्पेंसर एक विकासवादी दार्शनिक। उसके बाद में हम चर्चा करेंगे आत्मपूर्णतावाद। आत्मपूर्णतावाद में जो है हेगेल के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर है उसके बाद में अंतःप्रज्ञावाद, इंट्यूशनिज्म। अंतःप्रज्ञा कि मनुष्य में एक अंतःप्रज्ञा नामक शक्ति होती है जो कि उसको उचित और अनुचित का आभास कराती है ना। फिर बौद्धिक अंतःप्रज्ञावाद जो कि कडवर्थ और क्लार्क देते हैं। फिर नैतिक संविधि का सिद्धांत जो कि हचिसन और सेपेट्सबरी देते हैं। फिर अंतर्विवेक का सिद्धांत है जो कि बटलर देते हैं। और उसके बाद में आता है नव्य अंतःप्रज्ञावाद जो कि जी.ई. मूर, प्रिचर्ड और रॉस देते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे कांट के निरपेक्ष आदेश का सिद्धांत। देखिए हम जो है चाहे पाश्चात्य दर्शन को पढ़ें चाहे नीति शास्त्र को पढ़ें, कांट के बिना सब कुछ अधूरा है। वहाँ भी कांट जो है पाश्चात्य दर्शन में दो प्रसिद्ध विचारधाराएं बुद्धिवाद और अनुभववाद का समन्वय करते हैं। तो यहाँ पर भी कांट जो है वो एक ऐसा जो है नैतिकता संबंधी आदेश लेकर के आते हैं जो संपूर्ण नैतिकता को निरपेक्ष आधारित बताते हैं, ठीक है। जिसमें वो शुभ संकल्प की बात करते हैं कि शुभ संकल्प क्या है, कर्तव्य क्या है, कर्तव्य को लेकर के जाते हैं वो गीता से तुलना करेंगे, ठीक है। फिर सापेक्ष और निरपेक्ष आदेश की बात करते हैं। फिर मुख्य नैतिक नियम बताते हैं जिसमें सार्वभौमिकता का नियम, मनुष्यता को साध्य मानने का नियम, स्वाधीनता का नियम और साध्यों के साम्राज्य का नियम। फिर नैतिकता की तीन आवश्यक मान्यताएं जो हैं कांट बताते हैं, संकल्प की स्वतंत्रता, आत्मा की अमरता और ईश्वर का अस्तित्व। तो कांट जो है बहुत ही व्यापक एक दार्शनिक जो कि हर विषय हर क्षेत्र पे अपने विचार समाज को प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद में जो अगला अध्याय आएगा संकल्प स्वातंत्र्य और नैतिक उत्तरदायित्व, कि कोई कार्य संपन्न होता है, उस कार्य के संपन्न होने या कोई घटना घटित होती है तो उसमें हम नैतिक उत्तरदायित्व कैसे निर्धारित करें कि कोई काम हो गया, कोई घटना होगी, उसमें व्यक्ति किस रूप में उस कार्य के लिए नैतिक दृष्टि से उत्तरदायी माना जाए या नहीं माना जाए, ठीक है। इसमें आएगा संकल्प की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, कर्म करने की क्षमता होनी चाहिए, ज्ञान और उद्देश्य होना चाहिए, विकल्पों की उपस्थिति होनी चाहिए, तभी किसी व्यक्ति को संकल्प की स्वतंत्रता से युक्त माना जाएगा। फिर इसके बाद में आता है नियतत्ववाद और अनियतत्ववाद,
फिर नैतिक उत्तरदायित्व की बात होगी, और फिर इसमें आएगा दंड के सिद्धांत। बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है दंड के सिद्धांत, और इस टॉपिक के ऊपर अक्सर बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। दंड के 3 सिद्धांत माने गए हैं, प्रतिरोधात्मक सिद्धांत, सुधारात्मक सिद्धांत और प्रतिकारात्मक अर्थात बदला लेने का सिद्धांत, टिट फॉर टैट। इन तीनों सिद्धांतों की विस्तृत अध्ययन करेंगे हम। फिर अगला चैप्टर आता है नैतिक निर्णयों का स्वरूप और प्रमाणीकरण। इसमें आएगा विश्लेषणात्मक नीति शास्त्र की समस्याएं आएगा, प्रकृतिवाद आएगा, व्यक्तिनिष्ठवाद आएगा, वस्तुनिष्ठवाद आएगा, संवेगवाद। संवेगवाद देते हैं कार्नेप और एयर। स्टीवेंसन भी संवेगवाद की बात करते हैं, स्टीवेंसन। और उसके बाद में परामर्शवाद, परामर्शवाद लेकर के आते हैं हेयर और नोवेल स्मिथ। ठीक है, और इसके बारे में बाद में हम देखें तो इसमें अगला जो इसका पार्ट है वो है भारतीय नैतिक दर्शन। भारतीय नैतिक दर्शन में हम लोग देखेंगे तो इसमें भारत में नैतिकता का विकास किस प्रकार से हुआ, गीता का नैतिक दर्शन पढ़ेंगे, जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का नैतिक दर्शन, और गांधी के नैतिकता संबंधी विचार, महात्मा गांधी के, जो कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। तो बच्चों ये लगभग हमारा जो है इस नीति शास्त्र के जो पेपर है, सेकंड पेपर हमारा, उसका संपूर्ण सिलेबस है ये, है ना। इन्हीं में से आपको जो है पढ़ाया जाएगा और इसी पे आपको अध्ययन करना है ना। और इसी पे जो है विभिन्न अध्यायों के ऊपर हम समय समय पे अपने व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे, जिनसे आप पढ़ करके उनको समझेंगे। कहीं कोई परेशानी आएगी तो आप हमसे पूछिए, है ना। आज का जो व्याख्यान है हमारा मुख्यतः इसी सिलेबस पाठ्यक्रम को समझाना है कि इस नीति शास्त्र के पेपर में हमारा पाठ्यक्रम क्या रहेगा, किन किन अध्यायों का हमें अध्ययन करना है और हमारे क्या अध्ययन क्षेत्र रहेगा।